मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो सम्मुख आप छवि देख रहे हैं ये मेरे परिवार के मेरे चाचा जी हैं, श्री लखनलाल तिवारी जी, शास्त्री जी। और इनका जो अपना सनातन वाङ्मय का जो अध्ययन है वो अच्छा है और पुराण भी वाचते हैं और जो वैदिक कर्मकांड है वो भी करवाते हैं। जो उत्तम बब्बा के किस्से नाम से एक श्रृंखला आरंभ करना है, तो चूंकि परिवार के हैं और मेरे पिताजी के समवयस्क ज्येष्ठ हैं, तो साथ में उनका खेलना खाना हुआ है। तो मेरे परदादा जी के बारे में उनका जो बचपन का अपना जो अनुभव है, जो स्मृतियां हैं, उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। चाचा जी, उत्तम बब्बा के बारे में बताइए। भैया, उत्तम बब्बा जी हमारे परिवार के एक प्रमुख व्यक्ति थे। तेज थोड़ा। जो प्रमुख व्यक्ति थे, हमारे खानदान में सर्वश्रेष्ठ थे, विद्वान थे। उनका हक है जो वो हर चीज में, पांडित्य कर्म में, आयुर्वेद में, तांत्रिक क्रिया में, हर चीज़ों में अपना दखल रखते थे। माननीय थे पास पड़ोस के गांव में क्या, और काफ़ी दूर दूर तक उनकी ख्याति थी और उन्हें माना जाता था। और हम विशेष तौर से उस समय बचपना में थे तो उनके चरित्र को विशेष तौर से नहीं जान पाए। और बाकी उनका जो कीर्ति है, जो उनका नाम है, वो एरिया में उस समय पर, जिस समय आप स्वस्थ थे, उस समय पर उनका नाम एरिया के अंदर 10-5 गांव में उन्हें लोग अच्छी तरह से जानते थे। और हमारे बब्बा जी थे, विद्वान थे और बड़े कलाकार थे और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बहुत बड़ा है। हम लोग बचपना में थे इसलिए उनसे कोई विद्या विशेष नहीं ले पाए, ना उनसे कोई विद्या सीख पाए, क्योंकि उस समय हम लोगों का बचपना था और अचानक अनायास उनकी जो मृत्यु हो गई। उस समय हम लोग 6वीं 7वीं में पढ़ रहे थे, तो बचपना था हम लोगों का। तो वो अगर वो कुछ बुलाएं कि आओ भाई कुछ सिखाएं, तो हम लोग हंसी मजाक से, क्योंकि बुजुर्ग थे, बहुत डरते थे उनसे, बहुत सम्मान करते थे। कभी उनके पास पड़ोस में बैठते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से अगर उन्हें बुलाया थोड़ा मोड़ा बैठ के उनसे बातचीत होती थी। बाकी यही बताते हैं कि हमारे कुल के बहुत अच्छे माननीय थे और उनका आशीर्वाद आज भी हम लोगों के साथ है। जहाँ हम नाम ले लेते हैं कि हम फलाने व्यक्ति के, उत्तम बब्बा के परिवार के हैं, तो हमारा परिवार इस मामले में आयुर्वेद में, वैदिक में, पांडित्य कर्म में, तांत्रिक में, इनमें हमारे परिवार का पूर्वजों से ही संबंध रहा। आज भी वही संबंध चल रहा है। और उनके सुपुत्र श्री परशुराम तिवारी जी थे, छोटे पुत्र थे। बड़े पुत्र श्री बाबूलाल तिवारी जी थे, जो बहुत पहले ईश्वर के सिधार गए थे। इसके पश्चात श्री परशुराम तिवारी जी ने कुछ समय व्यतीत किया। इसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। तो उनके एक पुत्र थे श्री आसाराम त्रिपाठी जी, जो आजकल भोपाल में निवास करते हैं और वो भी माननीय रहे। आज भी उनका उस सर्विस में, नौकरी में रहे और नौकरी में वो जो ज्वाइनिंग डायरेक्टर से उनकी रिटायरमेंट हुआ। इनके आज भी 2 पुत्र हैं, श्री विनोद कुमार विनय त्रिपाठी और विनय और विनीत नाम के 2। जी। हाँ जी चाचा जी, वो वर्तमान का तो अपन ठीक है, परिचित है ही है। विनय विनीत 2 सुपुत्र हैं, उनके माने पड़पोते हैं 2 और 2 पड़पोती हैं। मैं आपसे ये इस चलचित्र में थोड़ा सा जोर से भी बोलिएगा, क्योंकि श्रोताओं को आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। मैं बचपन के जो उनके साथ कुछ, जैसे मान लीजिए उन्होंने कभी आपको डांटा हो, कभी कुछ समझाया हो, तो जी तो वो बताइएगा। क्या था, हम लोग इतने डरते थे उनसे कि अगर वो हमें प्रेम से भी बुलाएं तो हम लोग डर जाते थे जी। हम जब छोटे थे, पढ़ते थे 5वीं 6वीं में, तो वो हमें गीता का
अमर कोश के श्लोकों का अध्ययन करवाते थे जी और जब कभी थोड़ी गलती हो गई तो डांटते थे। उनकी एक आदत थी कि हम लोगों से प्रेम के रूप में, जब वो प्रेम में खुशी में हो तो बड़े प्रेम से कहते थे कक्का जू थे आओ। तो हम इसी में डर जाते थे कि बब्बा कक्का जू क्यों कह रहे। हाँ, व्यंजना में थे। हाँ। अच्छा। और बाकी उनका जो कार्यकलाप था वो बहुत ही अच्छा था। जी जी। हमारे खानदान में उनका नाम रहा है और आज भी उनके नाम पर हम लोगों को इज्जत मिलती है। जहाँ हम बताते हैं कि हम उस परिवार से हैं जी, वो हमारे पूर्वज हैं जी, तो हम लोगों को आज भी वहाँ हमको इज्जत मिलती है जी। हम लोगों की खातिरदारी होती है उनके नाम पर। ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जी। आपने बताया कि वो वैद्य भी थे। जैसे मैंने भी बचपन में देखा है कि जो वैद्यनाथ है उसका बोर्ड बहुत अभी कुछ वर्षों पहले तक रखा रहा है और बहुत सारी दवाएं भी शीशियों में भरी हुई रखी रही हैं उनकी। तो वो उपचार लोगों का किया करते थे और बड़ी सहायता किया करते थे। तो कोई आपको ऐसी स्मृति है जिसमें विशेष कुछ लोगों के साथ साझा करने योग्य हो बात? हाँ, वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, साथ साथ तांत्रिक क्रिया के ज्ञाता भी थे जी जी। तो जो सामने उनके आता था, अगर तांत्रिक से ठीक होना है तो तांत्रिक क्रिया, अगर वैद्यक से ठीक होना है तो आयुर्वेद की दवाओं से उपयोग करते थे जी। वैद्यनाथ आयुर्वेद के ये एजेंट थे जी। इनके पास दवाएं आया करती थी। इतना ध्यान है हमें जी। वैद्यनाथ की एक सरदार जी थे जो वैद्यनाथ की दवाओं का डिस्ट्रीब्यूटर करते थे जी। वो हमेशा आया करते थे। उनके लिए दवाएं घर में ही दे जाते थे और ये घर में दवा आ जाती थी तो फिर उसका जो मरीजों का संचालन करते, मरीजों को देखते थे जी। जिस मरीज को वो पकड़ लेते थे वो मरीज पहले क्या होता था कि पहले लांगने करवाई जाती थी जी। तो जिसको बीमारी हुई कोई उसको 2 दिन 4 दिन खाना नहीं दिया गया, यही बोला जाता था लांगने करवा दें। तो 2-4-6 दिन खाना नहीं देते थे। फिर आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करते थे और वैसा उस समय था। उस समय डॉक्टरी क्रिया कम थी। सन 67 करीब लगभग 62-63 की बात है ये। 62-63 में उनका जो निधन हुआ था और निधन उनका ऐसा हुआ था कि उन्होंने 6 महीने पहले अपनी मृत्यु का संदेश दिया था, सबको बताया था कि हम कुमार की नौ दुर्गा में पंचमी के दिन हमारा शरीर छूट जाएगा। 6 महीने पहले बता दिया था जी जी जी। तो लोगों को मजाक लगा करती थी कि बब्बा तो ऐसे कहते ही रहते हैं। फिर अंत में जो उनने शब्द कहे थे वही शब्द जो साकार हुए। उनका कुमार की नौ दुर्गन की पंचमी को ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और सुबह से सबसे बता करके सबको बताया, परिवार को, अपने बड़े छोटे पुत्र जो श्री परशुराम तिवारी जी थे उनसे कहा कि परशुराम आज हम तुम मत कहीं जाना, हमारी आज मृत्यु है। तो लोग अचंभा माना करते थे। अपने लिए कफन का कपड़ा रख दिया, बोले ये कफन है, ये बर्तन दान में देना। ये सारी बातें उनकी बहुत विचित्र थी और विचित्र बात थी। वो उस दिन जिस दिन उनका निधन होना था उस दिन उन्होंने गांव वालों के साथ देवी जी के दिवाले रखे थे, वहाँ जाके ढोलक बजाई। ढोलक बजाने में निपुण थे वो जी जी। गाने में निपुण थे। तो उन्होंने ढोलक बजाई और सबसे कह दिया कि भैया अब ये ढोलक हम बजा चुके, अब गा चुके, अब अगली नौ दुर्गन में अब हम आपका साथ सहयोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम 5 को 10 बजे चले जाएंगे। तो लोगों को ये झूठा सा लगता था। सब लोग हंसते थे बब्बा तो ऐसा कहते ही रहते। जब ये बात सही हो गई तो अब लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। उस समय हम लोग कर्री में पढ़ा करते थे। तो सुबह जब हम लोग स्कूल जाने लगे तो उन्होंने कहा भी हम और इनके पौत्र माने इनके नाती श्री आसाराम त्रिपाठी जी साथी हैं, साथ के पढ़े लिखे हैं, साथ बचपना से साथ में रहे। तो हम लोग उसे रोका कि लड़कों आज न जाओ स्कूल, हमारी मृत्यु होना है। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे ही कह देते हैं बब्बा। आखिरकार हुआ वही, हम लोग स्कूल भर पहुंच पाए और यहाँ से खबर पहुंच गई कि तुम लोग जल्दी घर जाओ, बब्बा जी का स्वर्गवास हो गया।
उन्हें अपने आभास हो गया था कि हमारा इतने दिन बचे हुए हैं। पूर्ण आभास हो गया था जी उन्हें। जी जी। और 6 महीने पहले से उन्होंने इस मृत्यु को उन्होंने जो वो कर दिया था, जी जी। भविष्यवाणी कर दी थी अपनी मृत्यु की। जी जी। तो अनेक जो गांव हैं उनमें ख्याति थी उनकी। कुछ गांवों के नाम लेंगे क्या, किन किन गाँव में? हाँ, पास पड़ोस के गांव जैसे कोटा है, तिलोहा है, परा तो है ही है, और बड़ी दूर तक उधर बड़ा डिगोनी तक जाया करते थे वो। बड़ा डिगोनी, खपटिया वगैरह में सब जगह उनके चेला थे। इधर दक्षिण दिशा में दालौन, पड़रिया और पड़ुअन वगैरह में, क्यों वहाँ तो संबंध ही थे, रिश्ते थे, तो वहाँ हर जगह उनका उनने, बल्कि एक पड़ुआ में अपने समझाने में उन्होंने एक सुंदर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। उन्होंने वहीं एक शंकर जी का मंदिर बनवाया और ला करके मूर्तियां स्थापित की, जो आज भी मूर्तियां रखी हैं। आज भी बब्बा के नाम से प्रचलित है वो स्थान। तो ऐसे उनके बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं, वो आज भी उनके नाम हमारे, उन्हें हर लोग आज याद करता है। पड़ुअन का जो शंकर जी का, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वो उत्तम बब्बा के मतलब उनका बनवाया है। जी, उनका बनवाया हुआ तो है। वहाँ सब लोग इनके शिष्य थे। जी जी। रिश्तेदार भी थे और शिष्य भी थे। जी। तो लोग आज और भी कहते हैं कि गुरु महाराज जी के बनवाया मंदिर है ये। जी जी। हालांकि गाँव वालों ने अभी हाल ही में 1 साल पीछे से हाँ पुनरुद्धार, उसका पूर्ण जीर्ण हो गए थे, तो जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। जी जी। अभी चल रहा है वहाँ का। जी जी जी। और मूर्तियाँ उनकी लाइन रखी हुई हैं। जी जी जी। तो बहुत ही उनका जो व्यक्तित्व था लोक कल्याणकारी था, और लोगों की हर प्रकार से सहायता करना उनका जो अपना सबसे रुचि का काम हुआ करता था। और निकट के जो 10-15 गांव हैं और दूर का तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो जाते थे, बहुत यशस्वी थे और अश्व की सवारी करते थे, खासतौर से घुड़िया की सवारी करते थे। हाँ, उनका घोड़ा रहता था जी, घोड़ा या घोड़ी जी, जिसके ऊपर वो सवारी, क्योंकि पहले बसें वगैरह इतनी नहीं चलती थे, 4 व्हीलर भी नहीं चलते थे जी। उस समय पर हमारे परिवार में, खानदान में जी 2, 3, 4 लोग बुजुर्ग थे, तो लगभग सबके पास घोड़ा रहा करते थे जी। और सब घोड़ा घोड़ी पर ही सवारी करके आना जाना जी होता था जी। और सब लोग घोड़ी रखते थे। जी जी जी। क्योंकि उस समय 2 पहिया वाहन नहीं थे। जी। हमारा गांव भी इतना पिछड़ा था। जी। कोई रोड वगैरह नहीं था। जी। बसें नहीं चलती थी। जी। तो लोग वाग सब पद यात्रा या घोड़ा घोड़ी से ही यात्रा किया करते थे। जी जी जी। उनकी कदकाठी चेहरा मोहरा कैसा था? कदकाठी अच्छा तंदुरुस्त शरीर था उनका। जी। बड़े ऊंचे थे, 5 फीट 5.5 फीट की उनकी ऊंचाई थी। जी। सुंदर सुडौल शरीर था, बहुत अच्छा शरीर था उनका। जी। और सुंदर देखने में वो साफा बांधने के शौकीन थे। जी जी। सर पर पगड़ी बांधते थे। जी। और पगड़ी बांधकर घोड़े पर बैठते थे। जी। और उनका मस्तक में त्रिकोण से वो उपासक थे। जी। तो त्रिपुंड लगाया करते थे। जी। और त्रिपुंड लगाते थे और पगड़ी बांध के जब घोड़ा पे बैठते थे जी, तो लोग देखते थे और जानते थे कि यहाँ कोई है ये व्यक्ति। जी जी। हाँ, करीब 6.5 फीट करीब की ऊंचाई थी उनकी। हाँ, 5, 5.5 फीट से कम नहीं थे। जी जी। अच्छी हाइट। तो 5.5 तो मेरी है, मतलब 6.5 फीट रही होगी। उनकी हाइट अच्छी थी। जी जी। शरीर बहुत अच्छा था। जी। और बहुत स्वस्थ थे। जी जी। उन्हें हमारी समस्या, वो कभी बीमार तो हम लोगों को याद यही नहीं कि इनकी कोई तकलीफ हुई है। जी 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 जी। चलते फिरते। जी। सुबह से जिस दिन मृत्यु थी उस दिन अपने सारे खेतों में, कुआं में, सब जगह घूमे आए थे। जी जी। सुबह से घूमे आए। जी जी। गांव में जितने लोग उनके परिचित थे। जी जी। उस समय पर उनके चौपर खेलने का उन्हें बड़ा शौक था। जी जी। तो 10 बजे उनकी मृत्यु होनी थी, उन्होंने सुबह 7-8 बजे से चौपर डाल के जी जी उनके साथ के खेलने वाले चौपर के गणेश पटेल जी, दास विश्वकर्मा जी जी, और ऐसे लोग थे उनके चौपर के खेलने वाले साथी। जी जी। और तो चौपर का बड़ा शौक रहता था, तो सुबह 8 बजे तक उन्होंने चौपर खेली। जी। 9 बजे तक चौपर खेली। 9 बजे में अपनी मैंने सारी तैयारी कर ली उनने। जी जी। और सारी तैयारी करने के बाद फिर लड़के से बोले परशुराम जी, घर में नहीं मनना है, क्योंकि तुम नाती और तुम डरोगे हमसे। जी जी। इसलिए हमें वहाँ ले चलो गौशाला में। जी जी। तो गौशाला में जाकर के उन्होंने जी जी और
5 ही मिनट के अंतराल में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जी जी। तो मित्रों, उत्तम बब्बा मतलब पंडित श्री उत्तम प्रसाद तिवारी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बहुत ही प्रभावी लोकप्रिय उनका व्यक्तित्व था और गौर वर्ण के थे। और जैसे अभी चर्चा में आप लोगों ने सुना कि वे कई विधाओं के ज्ञाता थे, गायक भी थे और जो गांव में प्रचलित खेल हैं उन खेलों में उनकी पारंगतता थी। वाद्य में ढोलक का हारमोनियम भी बजा लेते थे, उनका कंठ भी अच्छा था। तो जो एक लोक नायक होते हैं लोक के ग्रामीण अंचलों को खास तौर से, वो सभी उनके व्यक्तित्व की विशिष्टताएं थी। इस चलचित्र में तो मित्रों इतना ही। आगे भी चाचा जी से भी बात करेंगे इस संदर्भ में और उनकी स्मृतियां संजोएंगे और अन्य जो जिन्होंने उनको देखा है उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप सबको मैं विनय त्रिपाठी पुनः नमस्कार करता हूं। चाचा जी, मेरे दर्शकों को जयराम जी हो जाए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शक इस चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ साझा कीजिए और जो आपके लोक नायक हैं उन लोक नायकों के संस्मरण भी संजोइए। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें।